चले तो रिकॉर्ड शुरू कर दिया। देखिए भारत का जो संविधान कैसे बना, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसकी डिमांड बहुत साल से हो रही थी। जब स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था तो अंग्रेजों ने भारत का संविधान बनाने की तो हामी भरी नहीं, लेकिन सन 1935 में कि भारत के लोग खुद अपना जो है डिसीजन लेकर के लोगों की जो समस्याएं है उसको हल कर सकें, उसके लिए उन्होंने एक 1935 में एक इंडिया एक्ट लाए और उसके तहत भारत में जो है इलेक्शन होते थे और सारा का सारा जो भारत के लोगों की परेशानी होती थी वो इंग्लैंड में जाकर के उनको जो ना सॉल्व किया जाता था। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ शुरू और उस समय इंग्लैंड से ये वादा लिया गया कि जो ना तुम हमें आजाद करोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में, नहीं तो नहीं देंगे। अंग्रेजों ने वादा किया और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया और भारत के लोगों की जो ये मांग थी, डिमांड थी कि भाई हम अपना संविधान अपने आप लिखेंगे और हम आजादी चाहते हैं। भारत तब तक जो है ना एक था, पाकिस्तान नहीं था। आपको ये चित्र दिख रहा है, आपको ये मैप दिख रहा है, आपको ये मैप दिख रहा है बच्चों? हाँ इस मैप जी में सर। इस मैप में जो पीला पीला क्षेत्र है, यहाँ पर अंग्रेजों की सीधी गवर्नमेंट थी, यानी कि अंग्रेज यहाँ पूरी तरह से राज्य करते थे इस पीली पीली क्षेत्र पर। यहाँ पे टैक्स भी यही लोग मतलब कलेक्ट करते थे और उसका वो यूज करते थे, ठीक है। और ये जो गुलाबी गुलाबी जो जगह दिख रही है, ये गुलाबी गुलाबी जगह जो है ना वो देसी राजा थे। वो देसी राजा भी अंग्रेजों के अधीन, अंग्रेजों के नीचे, यानी अंग्रेजों ने उन पे भी उनको भी जीत लिया था। लेकिन इस जगह पे ये जो देसी राजा थे खुद टैक्स कलेक्ट करते थे और उसका एक हिस्सा अपने पास रख करके बाकी हिस्सा वो अंग्रेजों को दे दिया करते थे। ये बात समझ में आ गई? सर ये लोग मुगल थे? नहीं, ये मुगल भी थे, ये जो है वो भी थे, हिंदू भी थे। एक बच्चा और आ गया। ये मुगल भी थे, इसमें सब तरह के थे। जैसे हैदराबाद दिख रहा है, यहाँ पे मुगल वो था, क्या नाम है, नवाब था, हैदराबाद का नवाब था। प्रजा यहाँ पे सारी हिंदू थी, है। और राजस्थान में ये जो राजस्थान का राजपूताना का क्षेत्र है, यहाँ पे हिंदू राजा थे, राजपूत राजा थे। तो जगह जगह पे तरह तरह के राजा थे, है ना। ये देसी रियासतें थी। ये क्या करते थे, ये भी गुलाम हो गए थे एक तरह से अंग्रेजों के। लेकिन इस जगह पे जो टैक्स होता था ये राजा कलेक्ट करते थे, उसमें से एक हिस्सा अपने पास रख करके बाकी हिस्सा क्या कर देते थे, अंग्रेजों को दे दिया करते थे। जब आजादी का समय आया और संविधान बनाने की बात आई तो भारत तो पूरा एक था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्शन हुए, ये देखो, ये मध्य प्रांत है, इसको मध्य प्रांत बोलते थे, इसको उत्तर प्रदेश को, ये बंगाल। यहाँ पे जो इलेक्शन हुए, इसमें पीले पीले हिस्से में जो असेंबली बनी हुई थी, प्रांतीय असेंबली, देखो ये प्रांतीय असेंबली। हेलो हेलो, ये प्रांतीय विधानसभा बनी हुई थी, क्या बनी हुई थी, प्रांतीय विधानसभा। इन प्रांतीय विधानसभाओं में
अरे आवाज नहीं करो, पहले जो है ना पहले सुनो, और जब बोलना हो तब अपना चालू करा करो उसको, ठीक है। तो इन प्रांतीय विधानसभाओं में चुनाव हुए, और उन चुनावों में जो प्रांतीय विधानसभाएं बनी, उन प्रांतीय विधानसभाओं में के लोगों ने, प्रांतीय विधानसभा में तो जो लोगों ने वोट डाले थे, जो आम जनता ने, लेकिन उन प्रांतीय विधानसभाओं के लोगों ने अपने आप सदस्य चुने 292 सदस्य। कितने? 292। 292। जो पीले रंग का जो ये ब्रिटिश साम्राज्य दिख रहा है उसमें 292, और ये गुलाबी रंग में जो देशी रियासतें जो थी, ये इन राजाओं ने अपने मन से लोग भेजे, और उनकी संख्या कितनी थी? 93। कितनी? 93। ठीक है, ये देशी Yes, sir. राजाओं ने भेजे थे, और हिसाब ये बना था कि 10 लाख लोगों पे, चाहे तो इधर हो या इधर हो, 10 लाख लोगों पे एक जो ना सदस्य चुना जाएगा जो संविधान बनाने का काम करेंगे। 10 लाख लोगों पे एक सदस्य, ठीक है। और 4 सदस्य थे, ये चीफ कमिश्नरी थी 4, जो एक थी अजमेर, मेवाड़, और ये कहीं 2 और थी। तो 4 कमिश्नर थी। टोटल कितने हो गए? 389। टोटल जो मेंबर थे वो 389 हो गए। हमारा देश जब क्या, हमारा देश उस समय तक विभाजित नहीं हुआ था, उसके टुकड़े नहीं हुए थे, ठीक है। तो Yes, sir. अब इन सदस्यों में से अगली स्लाइड पे आप देखेंगे, इन सदस्यों में से कांग्रेस ने कितने जीते थे, और मुस्लिम लीग ने कितने जीते, अन्य ने कितने जीते, देशी रियासतें कितनी थी। देखो, जो चुनाव हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं का चुनाव हुआ, उसमें तो ये पूरे भारत में देखो, ये 1585 सीटें थी। दिख रही हैं? मेरा कर्सर दिख रहा है? Yes, sir. 1585 सीटें प्रांतीय विधानसभा में सारे जो चुनाव हुए, जिसमें से कांग्रेस ने जीती 923 सीट, और 425 सीट जीती मुस्लिम लीग ने। और जब इन 1585 लोगों ने संविधान सभा के लिए जो वोट डाले, इन 1585 लोगों ने वोट डाले थे किसके लिए? संविधान सभा के लिए। तो उसमें कांग्रेस के लोग जीते 208, मुस्लिम लीग के जीते 73, और अन्य के जीते 15, और देशी रियासतों के कितने थे? 93। वो तो उतना ही थे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एक बात और मैं यहां बताना चाहूंगा जो बड़े काम की है। देखो, मुस्लिम लीग ने पूरे भारत में उसके लिए सीटें रिजर्व करी गई थी, और उन रिजर्व सीटों में से अधिकतर सीटें, ध्यान देने वाली बात है, ये क्या बताया मैंने, ये पूरे भारत में मुसलमानों के लिए सीटें रिजर्व करी गई थी। क्या बोला मैंने? सीटें रिजर्व करी गई थी रिजर्व, मुसलमानों के लिए। आरक्षण दिया गया था मुसलमानों को कि भाई तुम्हारी कम से कम ये सीटें, उसमें मुसलमान ही खड़ा होगा, और उसमें चाहे कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग हो, सारे के सारे मुसलमान खड़े होंगे। और उसमें मुस्लिम लीग ने अधिकतर सीटें, 87% जीते सीटें। कितनी? 87% मुस्लिम लीग ने जीती। और ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान का नारा लगा रही थी कि हमें तो अलग पाकिस्तान चाहिए, अलग।
लेकिन उसने इलेक्शन में भाग लिया था। बंबई में, ये बंबई में सारी की सारी 100% सीटें जो मुसलमानों के लिए आरक्षण थी, उसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। यानी मुसलमानों की कोई सीट कांग्रेस को बंबई में नहीं मिली। यहाँ पे 87% सीटें जो मुसलमानों के लिए आरक्षित थी वो मुस्लिम लीग ने जीती। यानी सब मुसलमानों ने पूरी तरह से समर्थन किया मुस्लिम लीग का, जिस मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनवाया, जो पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी। बात समझ में आई? तो सर मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने मुस्लिम लीग का समर्थन किया। इसी मुस्लिम लीग की मांग पर भारत का बंटवारा हुआ और भारत के दो टुकड़े हो गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये वाला क्षेत्र इतना वाला, ये वाला क्षेत्र तो, ये वाला तो पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के भी दो हिस्से थे, इधर पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बना सन 1971 में, ये पश्चिमी पाकिस्तान। और बच्चों, ये जो प्रांतीय विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, जिसमें कितने सीटें थी? 1585। इनमें सारी जगह कांग्रेस ने सरकार बनाई, केवल एक यहाँ पे मुस्लिम लीग को बहुमत मिला खाली। ये मुस्लिम लीग ने सोचने लगी, हेलो यस हेलो, सर। हाँ देखो, प्रांतीय विधानसभा को ये चुनाव हुए थे, केवल इस राज्य में सरकार बना पाई थी मुस्लिम लीग। ये जहां पे बांग्लादेश है ना, यहाँ बना पाई थी। यहाँ पे भी बनी थी, लेकिन यहाँ मिली जुली सरकार बनी थी। सिंध में भी मिली जुली सरकार बनी। ये जो हरा रंग दिख रहा है, ये हरा रंग दिख रहा है कि उस समय प्रांतीय विधानसभाओं में 3 जगह मुस्लिम लीग की सरकार बनी थी खाली। एक यहाँ पे बंगाल में, एक ये पंजाब में बनी थी मिली जुली, और सिंध में भी मिली जुली सरकार बनी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने ये सोच लिया कि जो ना, सारी जगह जब भारत में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, मेरी तो 3 ही जगह बनी है, और यहाँ पे भी मिली जुली बनी है, यहाँ पे भी मिली जुली बनी है। तो उसने जो ना, अलग राज्य के अलावा उसने कहा मुझे कोई चीज मंजूर नहीं है, तो इसलिए उसने अलग देश की मांग शुरू कर दी। और 14 अगस्त को ये पाकिस्तान अलग हो गया, और 15 अगस्त को भारत की आजादी का दिन मनाया गया। तो अब पूरे देश के लिए तो इतने लोग थे टोटल, अब कुछ कट के इसमें चले गए, तो अब जो संविधान बनाने वाले लोगों की संख्या अब इतनी तो होगी नहीं, अब तो कम हो जाएगी। कितनी कम हो गई? ये देखो यहाँ, अब रह गई 299। कितनी? 299। 90 चले गए यहाँ पाकिस्तान के उसमें, जो यहाँ से जीत के आए थे, यहाँ से और यहाँ से जीत के आए थे, वो चले गए, 90 लोग चले गए। और हमारे भारत के संविधान बनाने की जो लोगों की संख्या रह गई, वो रह गई 299 ये। और उसके बाद संविधान बना, संविधान की कई सारी बैठक हुई, और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना, उस पर, यार ये कहाँ चला जाता है, हाँ 26 नवंबर 1949 को ये 284 लोगों ने उस संविधान पर दस्तखत किए। 15 लोग उस समय उस दिन एब्सेंट थे। कितने लोग? 15 लोग एब्सेंट थे। 15 लोग सर। 284 लोगों ने उस पर दस्तखत पंडित करे, कम बोलिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो ये बच्चों, 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ, ये बात सोचने वाली है। उस पर दस्तखत तो हो गए थे 26 नवंबर को ही, तो ये 2 महीना क्यों लगा दिए? 2 महीना इसलिए लगा दिए क्योंकि एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 26 जनवरी सन 1929 को लाहौर में, और उसमें ये कसम खाई गई थी कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। तो इसलिए इस तारीख को याद रखने के लिए हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब हुआ? 26 जनवरी 1950। 50 को। 26 जनवरी 1950। हाँ, और 26 नवंबर 1949 को जो है ना वो हो गया था तैयार। हाँ, तो ये कुछ बातें याद रखने की हैं कि संविधान सभा में 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट दी गई थी, और प्रत्येक प्रांत की सीट को 3 भागों में, 3 समुदायों में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य के अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को भी उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने उसमें भाग लिया विधानसभा के सदस्यों को चुनने के लिए, और उन्होंने जो है ये तो मैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मैं आगे चल के समझाऊंगा, बताऊंगा ये कि ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है। एकल संक्रमणीय प्रणाली का प्रयोग किया गया, ये क्या होती है ये आगे वाले लेसन में पढ़ाऊंगा। इसके तहत उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया था। इन प्रांतीय जो राज्यों की विधानसभाओं के लिए चुने गए थे, 1500 कितने थे वो, उन लोगों ने चुनाव करा, और इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ। 389 लोग टोटल चुने गए थे, जिसमें 90 लोग चले गए पाकिस्तान में, 299 रह गए। अब 299 ने मिलकर के ये संविधान बनाया। 6 दिसंबर 1946 को ये संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई, जब भारत अलग नहीं था पाकिस्तान से, और उसके बाद जब अलग हो गया तो उसकी जो 26 नवंबर को संविधान पर दस्तखत हो गए, और उसके लिए संविधान सभा बिल्कुल जो पूरा काम हो गया वो हुआ 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का काम पूरा हो गया हर बात से। और 2 दिन बाद यानी 1 दिन बाद बीच में छोड़ के 26 जनवरी को ये हमारा लागू हुआ। इसके पहले अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उसके पहले अस्थायी यानी टेम्परेरी अध्यक्ष थे, और बाद में जो अध्यक्ष बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कई सारी कमेटियां बनी थी, मैं बताऊंगा अभी। उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी जो ड्राफ्ट करने का काम करती है, जिसने करा कि संविधान कैसे बनेगा। उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान कैसे बनना चाहिए उसके सलाहकार थे, ये सबसे बड़ा नाम था BN राव का। इनकी सलाह पर संविधान का निर्माण हुआ। जो इसके उपाध्यक्ष थे संविधान सभा के वो थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी, VT कृष्णमाचारी। देखिए उसमें सीटें आ रखी हैं 389 ये थी आजादी से पहले, मतलब 15 अगस्त से पहले जो हमारे भारत की आजादी मतलब टुकड़े नहीं हुए थे भारत के, और जब टुकड़े हो गए तो 299 सीटें यानी 90 सीटें कम हो गई। ठीक है, ये जून 1947 में ही हो गया था। जून, जुलाई और अगस्त में जाकर के बंटवारा हो गया था। बात समझ में आई? समझ में आई बात? मैं इसको है ना YouTube पे भी डाल दूंगा। अब इसको जरा परिचय है, इसको जरा एक बार पढ़ लीजिए।
द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन में सरकार बनी। इस नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा करी। ये तैयार हो गई कि हाँ भाई, भारत को हम आजादी देंगे और भारत अपना संविधान बनाएगा, तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया गया। भारत की आजादी के सवाल का हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय बने थे ये लेबर पार्टी के एटली। इन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और उसमें 3 मंत्री थे, सर लॉरेंस, सर क्रिप्स और अलेक्जेंडर, इनको भेजा। इन मंत्रियों ने के इस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। अभी कोई प्रश्न आया कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से लोग थे, तो आपको बताना है सर लॉरेंस, सर क्रिप्स, सर अलेक्जेंडर। ब्रिटेन में उस समय कौन प्रधानमंत्री थे जब भारत में संविधान बनाने का काम शुरू हुआ? तो एटली। प्रधानमंत्री क्या नाम था उनका? एटली। ये याद करना है इसको। एक एक नंबर के प्रश्न अपने आप बनाने हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद होने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई और इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से प्रारंभ कर दिया था। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के, भारत की राज्यों को जो विधानसभाएं थी ना, उन सभाओं से निर्वाचित सदस्य थे। ये जनता ने नहीं चुने थे। ये सारे के सारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये जनता ने नहीं चुने थे। ये वहां की विधानसभाओं के जो लोग थे उन्होंने चुने थे। बात समझ में आई? तो यस सर। इसी तरह से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये सभी उस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अनुसूचित जाति के लिए लगभग 28 से 30 सीटें उसमें रखी गई थी इस सभा में। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। तो ये अस्थायी थे, ये टेम्परेरी थे सच्चिदानंद सिन्हा। बात समझ में आई? जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और जो परमानेंट जो थे उसके संविधान सभा के अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी अध्यक्षता में इस संविधान बनाने का निर्माण शुरू हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, निर्माणी कमेटी या ड्राफ्टिंग कमेटी, उसका अध्यक्ष चुना गया, जिसमें 7 लोग थे। और संविधान सभा ने 12 वर्ष 11 माह 18 दिन में लगातार 114 दिन बैठक की और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। विचार विमर्श हुए, बहस हुई और इस तरह से संविधान सारे के सारे लोगों ने हाथ खड़े करे कि हाँ भाई ये ऐसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। और ये जो समितियां हैं इनको आप जो ना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं पैसे तो पूरा ये एक बार उस पर डाल दूंगा, क्या नाम है, यूट्यूब पे, तो उसको बार बार आप देखते रहिएगा। ये समितियां हैं। नियम समिति, उसके अध्यक्ष, इनका नाम यहाँ दिया हुआ है। तो अब मैं इसमें आपसे प्रश्न पूछूं तो आप बताएंगे अभी। संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत बढ़िया, शाबाश। और देखिए यहाँ पे है ड्राफ्टिंग कमेटी, यहाँ देखो प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग बोल दो या प्रारूप समिति बोल दो, उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, तो ये संचालन समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतों में भी संविधान बने थे, तो उसके भी अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ओके सर। हाँ। परामर्श समिति के भी बराबर डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरह से ये समितियां बनी थी। अरे अच्छा, ऐसे करके आ जाता है, ये बहुत बढ़िया। तो अब हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि समाज के सभी वर्गों और विचारधाराओं को लेकर संविधान का निर्माण किया गया। इसमें समाज के सभी वर्ग थे और सभी विचारधाराओं के लोग थे। वैसे के सारी की सारी सीटें, अधिकतर 85% सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन बच्चों कांग्रेस में सारी विचारधाराओं के लोग थे।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनता, जनजाति, मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। तो कांग्रेस ही एक तरह से सभी वर्गों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती थी, वही जो है ना उनकी अगुवाई कर रही थी। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, यस सर। कांग्रेस में सारी विचारधाराएं थी। सर स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था भाई कि जो संविधान बनेगा उसमें स्वतंत्रता सबसे पहले, समानता और बंधुत्वता, इन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। राजनीतिक स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्वता के साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता भी, कि समाज में भी सभी स्वतंत्र रहें, समान रहें और आपस में भाईचारे से रहें, इन सिद्धांतों को स्वीकार किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता से काम नहीं चलेगा, इसके साथ साथ सामाजिक स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को भी अपनाना पड़ेगा। भारत में शासन प्रणाली कैसी होनी चाहिए? केंद्रीकृत होनी चाहिए, यानी कि केंद्र ज्यादा मजबूत होना चाहिए, या विकेंद्रीकृत यानी कि केंद्र और राज्य दोनों जो है ना अपना अपना, केंद्र अपना काम करे, राज्य अपना काम करे, ऐसी होनी चाहिए। राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, ये सारी बातें संविधान जब बन रहा था तो उसमें ये डिस्कस करी गई। और वो यार डिस्कस करने के बाद विचार विमर्श हुए, बहस हुई, और उसके बाद जो सही चीज लगी उसके लिए वोट पड़े, उसमें हाथ खड़े करे गए भाई कि हाँ भाई कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए जब ज्यादा लोगों ने जिस चीज के लिए हामी भरी, उन्हीं चीजों को संविधान में रखा गया। यस सर। न्यायपालिका की शक्ति कैसी होनी चाहिए, आदि सभी विषयों पर गहन विचार किया गया। केवल एक ही विषय ऐसा था जिस पर किसी ने कोई बहस नहीं करी और सभी सहमत थे उस पर। वो विषय था क्या? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को जो वयस्क है, जो बड़ा हो गया है 18 साल से बड़ा, उसको सभी को क्या मिलना चाहिए? वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर किसी ने कोई वाद विवाद नहीं हुआ, इस पर कोई बहस नहीं हुई, सभी मान गए इस बात के लिए। यस सर। और वाद विवाद के साथ आम राय से सभी प्रावधानों को संविधान में स्थान मिला। जिन बुनियादी सिद्धांतों समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता आदि पर सहमति राष्ट्रीय आंदोलन में ही बन गई थी। जब हम राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था हमारा स्वतंत्रता का, तभी लोगों ने ये सोच लिया था कि हम अगर जब अपना संविधान बनाएंगे तो उस संविधान में समानता के आधार पर स्वतंत्रता, लोकतंत्र को हम रखेंगे हैं। इन सारी चीजों पर सहमति तभी बन गई थी, जिसका सारांश हमें नेहरू द्वारा सन 1946 में, ये किताब में आपको नेहरू जी ने जो कहा था वो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि नेहरू जी ने क्या कहा था, जिसमें आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था। आप पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। संस्थागत व्यवस्थाएं संतुलित, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसकी व्यवस्था की गई। ये बात समझने की है। देखिए, व्यवस्थापिका कानून बनाती है, ये व्यवस्था करी गई उसमें कि व्यवस्थापिका यानी कि जो लोग चुन के जाएंगे वो कानून बनाएंगे, और जिसकी सरकार बनेगी वो कार्यपालिका होगी, यानी जिसके लोग ज्यादा जीत के जाएंगे वो सरकार बनाएगी, वो वाली पार्टी। और इसको कार्यपालिका को कंट्रोल कौन करेगी? व्यवस्थापिका, ठीक है। और व्यवस्थापिका भी गड़बड़ करने लग जाए, कार्यपालिका भी गड़बड़ करने लग जाए, तो उसको कंट्रोल कौन करेगी? न्यायपालिका। कौन करेगी? न्यायपालिका। हाँ, तो न्यायपालिका इन दोनों को कंट्रोल कर सकती है। अगर न्यायपालिका गड़बड़ करने लग जाए तो न्यायपालिका को कंट्रोल ये करती है, ये जो है ना न्यायाधीश को महाभियोग लगा करके न्यायाधीश को भी हटा सकती है। तो कहने का मतलब जो है
कि एक दूसरे को, दूसरी तीसरी को, तीसरी को, ये आपस में एक दूसरे को ये कंट्रोल करती हैं और इस तरह से संतुलन बना रहता है। ऐसी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई। तो संविधान हमारा क्या है बच्चों कि ये एक पूरी व्यवस्था देता है, पूरा ढांचा देता है, सरकार बनाने की शक्ति प्रदान करता है और लोगों को मौलिक अधिकार देता है, मौलिक कर्तव्य देता है ना। आपको अगर संविधान के बारे में पूछें भाई संविधान क्या है, तो संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें सरकार बनाने की शक्ति और लोगों को मौलिक अधिकार आदि दिए जाते हैं। हमारे संविधान में संसदीय व्यवस्था की गई, यानी संसद होगी जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये संसद के 3 अंग होते हैं। और संघात्मक व्यवस्था स्वीकार की गई। संघात्मक व्यवस्था क्या होती है कि कई सारे राज्यों का एक संघ, पूरा देश हमारा क्या है, कई सारे राज्यों का एक संघ है, तो संघात्मक व्यवस्था इसको कहते हैं। संघात्मक व्यवस्था स्वीकार की गई। ये सब संविधान में लिखा हुआ है कि हम ये वाली व्यवस्था करेंगे। केंद्रीय सरकार और राज्यों के बीच शक्ति का संतुलन किया गया। उसमें कुछ विषय केंद्र सरकार बनाएगी कानून, कुछ विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, कुछ विषयों पर राज्य सरकार बनाएगी और कुछ विषय जो ऐसे होंगे तो हम समवर्ती सूची में डालते हैं। इसलिए 2-3 जो अनुसूची बनी, ये कानून बनाने के लिए एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और तीसरी बनी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। इस तरह से हमारा संविधान बना। संविधान में बच्चों कुछ प्रावधान विदेशों से लिए गए। आपको यहां दिख रहा है ब्रिटेन से क्या लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, यानी कि जिस पार्टी का सबसे ज्यादा, ये प्रावधान है ना, मैंने ये जो लगा रखा है, ये आपकी किताब में चित्र बना हुआ है, देख लेना, उसको खोल लो चाहे उसको। हाँ सर है। हाँ सर। तो ये ब्रिटेन से क्या लिया गया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव, यानी जिस पार्टी के सर्वाधिक मत, जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, मत मिलेंगे, वो जीता माना जाएगा। ठीक है। और सरकार का संसदीय स्वरूप, सरकार जो बनेगी वो संसदीय स्वरूप होगा, यानी 2 सदन होंगे, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यही चीज केंद्र सरकार में होगी और यही चीज राज्य सरकारों में भी होगी। और तीसरी चीज ली गई कानून के शासन का विचार, यानी कि जो कानून से ही शासन चलेगा, किसी की मनमर्जी नहीं चलेगी। विधायिका में अध्यक्ष पद का और उसकी भूमिका, विधायिका जो संसद होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, उसका एक अध्यक्ष होगा। ये सारी चीजें कहां से ली गई, ब्रिटिश के संविधान से। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, निर्माण की विधि है, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है। अच्छा, अमेरिका से हमने क्या लिया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो आदमियों, जो लोगों के बहुत जरूरी अधिकार हैं, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, ये धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार जो ना, ये जो व्यवस्था है हमने कहां से ली है, अमेरिका से। और अगर मौलिक अधिकारों को अगर सरकार छीनती है, ये मोनू सिंह क्या कर रहा है, तो उसके लिए एक मौलिक अधिकारों के उसी में 34 या 35वां जो अनुच्छेद है, उसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी हमें दी गई है। अगर ये सरकार और संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाता है जिससे हमारे बोलने की स्वतंत्रता पर, समानता की स्वतंत्रता पर हमें जो ना, और समानता के
हमारी स्वतंत्रता, हमारी समानता, हमारे मौलिक अधिकारों पर अगर ये कोई नुकसान पहुंचाते हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हमें दी गई है। न्यायपालिका उसको देखेगी कि अगर सरकार ने कुछ ऐसा कानून बनाया है जिससे लोगों की स्वतंत्रता पर, समानता पर अगर चोट हो रही है, आघात हो रहा है, तो उस कानून को ये निरस्त कर सकती है न्यायपालिका। ये संविधान में ही हमें दे रखा है। अब आयरलैंड के संविधान से हमें मिला नीति निर्देशक तत्व। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं बच्चों, हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये होते हैं कि सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए, सरकार करे या ना करे ये बात अलग है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि सरकार को क्या क्या काम करने चाहिए। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आपको मिलेंगे जब हम संविधान को पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकारों के बाद ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो हमने फ्रांस के सिद्धांत से लिया है। कनाडा के सिद्धांत से क्या लिया है हमने संविधान से, एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप। देखिए हमारी जो सरकार, हमारा जो संविधान है, हमारे यहाँ जो सिस्टम है संघात्मक तो है, संघ तो है, यूपी, बिहार, बंगाल, राज्य, सारे के सारे राज्य, उनका एक संघ माने उनका एक क्या बोलेंगे उसको, संगठन, सारे राज्यों का एक संघ है। लेकिन इस संघ में राज्य, अमेरिका में तो देखो जो राज्य हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं एक तरह से केंद्र सरकार से। लेकिन भारत में क्या है, भारत में राज्य स्वतंत्र तो है लेकिन उनमें केंद्र की सरकार जो है ना ज्यादा ताकतवर है। अगर केंद्र की सरकार को ये लगता है कि राज्य में कुछ गड़बड़ हो रही है तो राज्य की सरकार को केंद्र सरकार हटा सकती है। अमेरिका में नहीं हो सकता, अमेरिका पूरी तरह से संघात्मक सरकार है अमेरिका में। लेकिन भारत में है अर्ध संघात्मक, जिसमें केंद्र ज्यादा ताकतवर है, राज्य को उतनी ताकत नहीं है। राज्य को अपनी शक्तियां दे रखी हैं, केंद्रीय शक्ति अलग है, राज्य की अलग है, और समवर्ती सूची की शक्ति अलग है। लेकिन फिर भी केंद्र को यह ताकत दे रखी है कि अगर राज्य अपनी मनमानी करता है तो राज्य की सरकार को केंद्र सरकार हटा सकती है। बात समझ में आई? सर। ये भारत का जो संघात्मक ढांचा है, ये जो स्वरूप है, ये एक अर्ध संघात्मक स्वरूप है। कैसा? अर्ध संघात्मक। संघात्मक तो है लेकिन आधा संघात्मक है। पूरा संघात्मक तो अमेरिका का है। अमेरिका में जितने भी राज्य हैं, फ्लोरिडा और क्या नाम है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ये सारे के सारे राज्य बिल्कुल एक तरह से स्वतंत्र हैं। इनका संविधान ही अलग है, इनकी सरकार अलग है। केंद्र सरकार वहां की इन राज्यों की सरकार को हटा नहीं सकती। लेकिन भारत में अर्ध संघात्मक है, आधा संघात्मक है। यहाँ की केंद्र सरकार राज्य की सरकार को हटा सकती है अगर राज्य में कुछ गड़बड़ होती है। तो अगर राज्य की सरकार कुछ गड़बड़ करती है, जैसे महाराष्ट्र की सरकार मान लो अगर जो लोगों पर अत्याचार करने लग जाए, तो केंद्र की सरकार वहां की सरकार को हटा सकती है। केंद्र सरकार ने वहां पे अपना एक आदमी बैठा रखा है राज्यपाल के रूप में, और राज्यपाल को शक्ति दे रखी है कि कभी भी वो वहां की सरकार को हटाने की सिफारिश कर सकता है अगर उसको लगता है कि ये राज्य सरकार सही काम नहीं कर रही। तो बात समझ में आई? हेलो? हाँ, तो अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ये अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भी अब मैं बता देता हूँ। देखिए, कुछ विषय केंद्रीय सूची में थे, कुछ राज्य सूची में, और कुछ जो थे वो समवर्ती सूची में, जिस पर राज्य और सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अच्छा बच्चों, कुछ विषय पहले उस समय जब संविधान बन रहा था तब थे ही नहीं। अब जैसे ये इंटरनेट नहीं था है, और बहुत सारे जो वेबसाइट बन रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, ये थी नहीं।
तो ऐसी चीजों के लिए कि कुछ बातें बाद में आएंगी, उसके लिए अपशिष्ट शक्तियों का जो है ना वो केंद्र सरकार को इसका वो दिया गया कि उस पर जो कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार बनाएगी। ऐसी शक्तियों को कहा गया अवशिष्ट शक्तियां। कैसी शक्तियां? अवशिष्ट शक्तियां। हाँ, अरे कहाँ तो इस तरह से हमारा संविधान बना, और इसको एक बार सब बच्चे पढ़ेंगे पूरे लेसन को, और संविधान कैसे बना है इसको ढंग से पढ़ेंगे। इसमें कोई बात ना समझ में आए तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे और इसके प्रश्न उत्तर लिखेंगे। एक प्रश्न मैं पूछता हूं आपसे कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या चीज ली? कौन सा प्रावधान लिया फ्रांस के संविधान से? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। बहुत बढ़िया। और मौलिक अधिकारों का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। अमेरिका से। बहुत बढ़िया। अमेरिका से। सरकार का जो स्वरूप है हमारा, वो हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। चलो एक बार और बोलना। कनाडा से। बहुत बढ़िया। और संसदीय स्वरूप, हमारा संसदीय स्वरूप रहेगा, ये हमने कहाँ से लिया? सर ब्रिटिश से। सर ब्रिटेन से। बहुत बढ़िया। तो आप इसको और पढ़िएगा, और आगे मैं जो वीडियो बनाऊंगा दूसरे लेसन की मौलिक अधिकार, जिसमें ये जो हमने अमेरिका से लिए उन पे मैं चर्चा करूंगा। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और क्या लाइक भी करना, इसको शेयर करना, लाइक कमेंट तो उसमें यूट्यूब पर डाल दूंगा। ओके धन्यवाद। सर जी, कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके सर जी। ओके बाय बाय सर।